दोस्तों, आज हमने कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के ऊपर बात करनी है। इससे पीछे मैंने थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के ऊपर इसी तरह से एक वीडियो अपलोड की थी और उसके हवाले से कुछ लोगों ने पूछा कि जी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क और थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में क्या डिफरेंस है। तो बिल्कुल ये डिफरेंस इम्पॉर्टेंट है, आपको इसे अंडरस्टैंड करना चाहिए। अगर आप इसी में कंफ्यूज रहेंगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगी कि इन दोनों को यूज़ किस तरह से किया जाता है आपकी रिसर्च स्टडी में, चाहे बिजनेस रिसर्च कर रहे हैं आप या किसी भी लेवल पे कोई भी रिसर्च स्टडी आप कर रहे हैं। तो आज हम कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को अंडरस्टैंड करेंगे। उससे पहले आप ये चीज़ ध्यान में रखें कि कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क जो है वो पहले होता है और थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बाद में होता है। मतलब कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क एक बहुत ज़्यादा वेग किस्म का कोई कॉन्सेप्ट या आइडिया हो सकता है जिसमें कोई थ्योरीज आपने डिफाइन नहीं की और अच्छे तरीके से रिलेशनशिप्स को डिफाइन नहीं किया। ये एक आइडिया है बेसिकली, जैसे कॉन्सेप्ट से कॉन्सेप्चुअल का वर्ड हम ड्रॉ कर रहे हैं तो ये एक एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप है आपके वेरिएबल्स के दरमियान में। जो भी आपकी स्टडी के वेरिएबल्स हैं, लेट्स सपोज मोटिवेशन और कंपनसेशन है, तो ये आपस में रिलेट कैसे करते हैं। आप पहले एक आइडिया ड्रॉ करेंगे अपने माइंड में और फिर उस आइडिया की बेस पर आप अपने ऑब्जेक्टिव्स वगैरह और रिसर्च प्रोसेस को डिफाइन करेंगे। जाहिर है जब आप ये देख लेंगे कि अच्छा हमने देखना है कंपनसेशन का मोटिवेशन पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, तो आप इस कॉन्सेप्ट की बेस पर अपने रिसर्च क्वेश्चंस या अपना रिसर्च मेथड या फिर अपने ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो डिफाइन कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क जो है वो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क से एक स्टेप पीछे होता है। और इसकी अगर आप इसको मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ एक विजुअल की सूरत में, आप देखें कि ये किस तरह से आप ड्रॉ करते हैं। जैसे अभी स्टडी में दो वेरिएबल्स हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स। नॉर्मली ये दो मोस्ट इसेंशियल वेरिएबल्स होते हैं आपकी स्टडी में, ठीक है। मॉडरेटिंग वेरिएबल या मीडिएटिंग वेरिएबल या फिर कंट्रोल वेरिएबल्स, ये सारी चीज़ें जो हैं ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पर या एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो इन चीज़ों को स्टडी करते हैं। आप सिर्फ अपनी स्टडी को देखें कि एक इंडिपेंडेंट, जैसे मैंने मोटिवेशन और कंपनसेशन की बात जैसे की है, तो लेट्स सपोज हम कंपनसेशन और मोटिवेशन को देख रहे हैं तो कंपनसेशन हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप कंसीडर कर लें और मोटिवेशन डिपेंडेंट वेरिएबल कंसीडर कर लें। अब मैंने मॉडरेटिंग और मीडिएटिंग वेरिएबल्स के ऊपर भी वीडियोज़ अपलोड की हुई, आप चैनल पर देख सकते हैं अगर आपके केस में इस चीज़ की ज़रूरत है। अदरवाइज सिंपली इसको आप इस तरह से डिपिक्ट करेंगे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका कंपनसेशन और फिर डिपेंडेंट वेरिएबल आपका मोटिवेशन, ये उसका कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बन जाएगा। बाकी चीज़ें जो हैं वो बीच में अगर आपकी स्टडी में मौजूद हैं तो आप देख सकते हैं, इस तरह से आप उसे ड्रॉ करेंगे अपने कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को। तो अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि अच्छा जी यही काम थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क भी करता है तो फिर डिफरेंस क्या है। तो मेन जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है थ्योरीज का और आइडिया का। मतलब विजुअलाइजेशन ऑफ आइडिया विदाउट थ्योरी इज कंसेप्ट बिल्डिंग। आप जब कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बना रहे होते हैं तो उसमें आपने कुछ थ्योरीज वगैरह कंसीडर नहीं की होती, ठीक है। आप जस्ट अपने माइंड में एक आइडिया ड्रॉ कर रहे हैं कि जैसे ये नीचे आपको पिक्चर भी नज़र आ रही है, फिटनेस ऑफ नटमेग फिंचेस। इनकी फिटनेस को किस तरह से आप डिफाइन करेंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ बर्ड फीडर्स विजिट्स, टाइप ऑफ फीड इन बर्ड फीडर्स, फिर अवेलेबिलिटी ऑफ वाइल्ड फूड सोर्सेज, कॉम्पिटिशन विद अदर बर्ड स्पेसीज। ये चार मुख्तलिफ कंस्ट्रक्ट्स हैं जो इस एक कॉन्सेप्ट को डिफाइन कर रहे हैं। यानी कि हमने इसका कॉन्सेप्ट किस तरह से डेवलप किया कि उसकी चार डायमेंशंस को हमने आइडेंटिफाई किया। अच्छा, यहाँ पे आपके पास पीछे जो बात हो रही है ना, आप उसको ज़हन में रखेंगे अगर, तो आप ये सोचेंगे कि वहाँ पे तो हमने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल की बात की थी, यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इस पिक्चर को अगर देखा जाए तो मैं यहाँ पे आपको थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की तरफ रेफर कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर जब भी फिटनेस ऑफ नटमेग फिंचेस की बात आप करेंगे तो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में आपको कुछ थ्योरीज मिलेंगी जो कि जैसे ये ऑप्टिमल फॉरेजिंग थ्योरी है और ऑप्टिमल सर्च थ्योरी है। ये दो तरह की थ्योरीज को आप यूज़ कर रहे होंगे। तो आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बेसिकली कुछ ना कुछ थ्योरेटिकल अंडरपिनिंग्स को काउंट कर रहा होगा। आपके पास पहले आपने जो थ्योरीज पढ़ी हुई हैं या उस रिसर्च क्वेश्चन से रिलेटेड या ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड जो थ्योरीज हैं, जब आप उनकी बेस पर ये फ्रेमवर्क ड्रॉ करते हैं तो वो आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क होता है। अदरवाइज अगर आप किसी थ्योरी को कंसीडर नहीं करें और एक सिर्फ आइडिया डेवलप कर रहे हैं अपने वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप का, तो वो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है। कॉन्सेप्ट वर्सेस थ्योरी को जरा एक नज़र देखते हैं कि कॉन्सेप्ट जो है वो जस्ट एक आइडिया है जिसको आपने अभी डेवलप किया है, जस्ट उसे ऑर्गेनाइज किया है। जैसे यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये एक आइडिया है कि इस तरह से इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल आपस में रिलेशनशिप उनका एक बन रहा है, ठीक है। इसको हमने एक तो विजुलाइज किया है और उसको ऑर्गेनाइज किया है। जबकि थ्योरी की जो बात है वो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, मॉडल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें टेस्ट किया जा चुका है, ठीक है, जो उससे पहले ही उनके ऊपर वर्किंग की जा चुकी है। वो कुछ वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप्स को डिटर्मिन कर रहे हैं।
थ्योरीज को इस्टेब्लिश किया जाता है, उन्हें वैलिडेट किया जाता है। जब आप नया एक क्वांटिटेटिव स्टडी लेट्स सपोज कर रहे हो तो उसमें आप मुख्तलिफ थ्योरीज को जब यूज़ करते हो तो उसका मतलब होता है आप रेफर कर रहे हो कि जो काम मैं कर रहा हूँ ये इससे पहले हो चुका है और उन लोगों ने क्या थ्योरेटिकल एजर्शंस इस हवाले से प्रोवाइड किए हैं। जबकि कॉन्सेप्चुअल जो फ्रेमवर्क है वो नॉर्मली आपका क्वालिटेटिव स्टडीज़ में यूज़ ही इसलिए होता है कि आपके पास थ्योरीज मौजूद नहीं होती उस क्वेश्चन से, उस ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड जिस पे आप काम कर रहे होते हैं। तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का पर्पस भी यही होता है कि क्वांटिटेटिव स्टडी में अगर आप कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ड्रॉ करते हैं तो वो नॉर्मली सर्वे क्वेश्चंस को ड्रॉ करने के लिए, उनको फॉर्मुलेट करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, हाइपोथेसिस वगैरह बनाने के लिए यूज़ हो सकता है कि एक वेरिएबल दूसरे को किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है। जबकि क्वालिटेटिव स्टडीज़ में कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बहुत ज़रूरी होता है और ये आमतौर पे हाइपोथेसिस और रिसर्च क्वेश्चन के कौन से रिसर्च क्वेश्चंस के आप सेट्स बनाएंगे तो आपको वो जवाब मिलेंगे जो आप ढूंढना चाह रहे हैं। क्वालिटेटिव स्टडीज़ में आपका कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इस तरह से आपको हेल्प करता है, कैटेगरीज को एक्सप्लोर करने में हेल्प आउट करता है कि आपने वेरिएबल डिफाइन कर दी है। जैसे मैं यहाँ पे ज़रा इसकी एग्जांपल दोबारा देखें कि ये वेरिएबल अगर आपने डिफाइन कर दी है तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क आपको गाइड करेगा कि कौन से कंस्ट्रक्ट्स आप यूज़ कर सकते हैं इस हवाले से डाटा कलेक्ट करने में और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। ठीक है, तो ये पर्पस होता है आपके कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का। जबकि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो है वो मुख्तलिफ थ्योरीज को आप इंट्रोड्यूस करवाता है आपकी रिसर्च प्रॉब्लम में, और ये बेसिकली मुख्तलिफ दूसरी थ्योरीज जो हैं वो आपकी रिसर्च को या आपके रिसर्च मेथड्स को, आपके क्वेश्चंस को, ऑब्जेक्टिव्स को सपोर्ट कर रही होती हैं। आप रेलिवेंट थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स को यूज़ करते हुए अपने रिसर्च क्वेश्चंस को आंसर करने जा रहे होते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा इसका कंपैरिजन हम देख लेते हैं कि कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क जो है वो बेसिकली इट इज़ मोर अबाउट द अप्रोच दैट अ रिसर्चर टेक्स इन आंसरिंग आर रिसर्च क्वेश्चन, जबकि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क इज डेवलप्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग थ्योरीज। ठीक है, यहाँ पे आप एक क्वेश्चन है जिसको आंसर करने के लिए कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ड्रॉ कर रहे हैं, जबकि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में आप एग्जिस्टिंग थ्योरीज को इस्तेमाल करते हुए अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करते हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे यहाँ पे जो आपका कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है ये कॉन्सेप्ट से इसको ड्राइव किया जाता है, जबकि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क मुख्तलिफ थ्योरीज से जो पहले से वैलिडेटेड और एक्सपेरिमेंटल बेसिस हैं उनकी बेस पर आप थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ड्रॉ करते हैं। इसी तरह अ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल कॉन्सेप्ट्स। फर्दर अ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में इंक्लूड अ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पहले होता है और एक ज़्यादा, ये आप इसे कह सकते हैं कि एक वेग सी शक्ल है आपके रिलेशनशिप की, आपके वेरिएबल्स की। जबकि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो है, चूंकि उसमें पहले भी थ्योरीज में भी काम हुआ होता है, जब आप स्टडी करते हैं तो आपको रिलेशनशिप की नोयत का, एक वेरिएबल के दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट का काफ़ी हद तक आइडिया हो जाता है, तो वो एक ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म होती है। तो यहाँ पे बाय इटसेल्फ वन थ्योरी अलोन कैन सर्व एज अ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, क्योंकि जो सारा काम आप कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के लिए कर रहे हैं, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के लिए जब आप किसी थ्योरी से कंसल्ट करते हैं वो सारा काम उस थ्योरी को इस्टेब्लिश करने वाले ने पहले से किया होता है। तो उम्मीद है कि कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क और थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के हवाले से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल चुकी होगी। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह की वीडियोज़ आपको तवातुर के साथ इस चैनल पर मिलती रहेंगी। शुक्रिया।